गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। चलो अच्छी बात है। सो देखा मैंने बहुत बच्चों ने आज ही होमवर्क अपलोड किया है। अच्छी बात है, पर टाइम से कर दिया करें। कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लेंगे। सो मैंने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो वर्चुअल इमेज के लिए दिया था। और वर्चुअल इमेज के लिए मैंने बोला था कि जो वर्चुअल इमेज की डायग्राम बनेगी वो आपके केसेस लर्न करने हैं और उस बेसिस पे आपको डायग्राम बना के डेरिवेशन सॉल्व करनी है। अब ये जब तक आप खुद करना यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखो, आप लोगों ने डेरिवेशन करी, किसी को कोई डाउट आया जब कुछ चीज़ समझ में आई कि हाँ किस तरीके से मतलब होंगी चीज़ें? रचित, आपने डायग्राम बनाया तो है आई गेस? नहीं बनाया? नहीं किया? किया तो है। डायग्राम तो बनाया है अपलोड नहीं किया, शायद करा है, नहीं किया। सर। उसमें आपने आगे डेरिवेशन सॉल्व नहीं हुई थी जो मैंने आपसे पूछा ही था। डायग्राम तो बन गया था मेरा। डेरिवेशन में क्या दिक्कत आ गई? सर इसमें यूवी वगैरह वाला समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। चलिए करवाते हैं। कशिश, होमवर्क अपलोड नहीं हुआ आपका? सर वो मैंने कर तो लिया, मैं अपलोड करना भूल गई। मैं कर दूंगी अभी 5 मिनट में क्लास के बाद। ओके। डेरिवेशन हो गई? सर डेरिवेशन नहीं, सिर्फ वो है डायग्राम्स। डेरिवेशन करने के लिए बोला था ना मैंने, वर्चुअल डायग्राम का। सेम डायग्राम आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब इसी में, इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसी में मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। सेकंड डायग्राम जो बोला था वो मैंने बोला था रियल डायग्राम, वर्चुअल डायग्राम के लिए बनाना है, यानी वर्चुअल इमेज के लिए बनाना है। तो डायग्राम देखेंगे। डायग्राम तो ऑलमोस्ट सभी ने बना लिया होगा आई गेस, किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। वर्चुअल इमेज, तो प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, फोकस एंड सी। तो वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनता है, कॉनकेव मिरर के अंदर, अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और पोल के बीच में रखें तो। एफ और पोल के बीच में रखें तो ये आपका बन गया ए एंड बी। ठीक है। तो 3 रेज मैंने बोली हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक जो पैरेलल जाएगी, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और थर्ड जो पोल से जाएगी। तो एक जो पैरेलल होके जाएगी वो ये रही, वापस फोकस पे आ गई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, और ये क्या करेंगी, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। तो इसको मैं ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ये हो गया। और तीसरी होगी पोल पे, जो इसी पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी। ये डायग्राम था। अब इसी के बेस पे आपको सेम सिमिलर ट्रायंगल आपको देखने होंगे, दैट इज ए बी सी। मैंने बोला था डायग्राम जिन्होंने नहीं किया, डायग्राम तो कर लिया होगा, डेरिवेशन में जिनको दिक्कत आई है वो देख लीजिए। तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो डायग्राम में इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। तो ए बी सी यानी कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये पॉइंट आपका सी हो गया। और तो सेम रेशो देखेंगे, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ए बी पी
ए डैश बी डैश पी, सेम ट्राइंगल बन रहा है। मैंने बोला था कि यहाँ तक तो सेम ही पार्ट आएगा, तो वो सेम पार्ट आ गया। अगेन डायग्राम में क्या बन गया, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए डैश पी। इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिल गया, ए सी अपॉन में ए डैश सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए डैश पी। ये इक्वेशन सेम बन गई जो यहाँ तक लास्ट डायग्राम जो अपने डेरिवेशन करी है उसमें भी ये था। बट अब बात ये है कि वैल्यूज क्या क्या आपको पता है, जैसे कि ये आपको पता है कि v है, ये आपको पता है कि u है, यानी कि a डैश p इज इक्वल टू v है, a p इज इक्वल टू u है, पी एफ इज इक्वल टू f है, पी सी इज इक्वल टू क्या है, r है। तो अब इसमें देखो, अगर ए सी की वैल्यू हमें पता है, ए सी नहीं पता है, ए सी निकालना पड़ेगा। ए डैश सी नहीं पता, निकालना पड़ेगा। ए पी पता है, ए डैश पी पता है। तो क्या क्या है यहाँ पे देखो, ए सी जो है वो आपका कैसे आएगा, ए सी जो है वो कैसे आएगा, ए सी आएगा पीसी में से एपी माइनस करके, या सीपी में से एपी माइनस करके। ठीक है, सीपी में से क्या माइनस करके, एपी माइनस करके। और ए डैश सी की बात करोगे तो ए डैश सी मतलब वो क्या हो जाएगा, ए डैश पी प्लस सीपी, ये हो गया सीपी प्लस ए डैश पी। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगी इससे। आगे इसको कंटिन्यू करोगे तो वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन में, तो ए सी की जगह आ गया सीपी माइनस एपी अपॉन में सीपी प्लस ए डैश पी इज इक्वल टू एपी अपॉन में ए डैश पी। अब अगर आप देखो तो AP इज इक्वल टू किसके बराबर है, AP इज इक्वल टू बराबर है माइनस यू के, और ए डैश पी किसके बराबर है, ए डैश पी बराबर है V के। देखो राइट साइड है तो पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव ले लेंगे। CP किसके बराबर है, CP बराबर है C से P आपका बराबर है माइनस R के। और कुछ बचा है, हो गया, वैल्यू पुट करनी है। तो CP की जगह क्या आ जाएगा आपका, माइनस R माइनस AP यानी कि माइनस U अपॉन में CP इज इक्वल टू माइनस R प्लस ए डैश पी यानी कि V इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस U अपॉन में ए डैश पी इज इक्वल टू क्या हो गया, V। जस्ट फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो R इंटू वी माइनस का होगा, V इंटू यू प्लस का होगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का आर यू और v इंटू ये माइनस का यू, ये इक्वेशन आपकी बनेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर क्या करना है, इसको इस साइड ले जाना है और इसको इस साइड लाना है, तो ये आर वी प्लस आर यू हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो यू वी प्लस यू वी हो जाएगा, तो टू यू वी, ये सेम ही पार्ट बन गया। अब यहाँ पे बताइए हैंड्स प्रूफ किसको नहीं समझ में आया। रचित आया समझ में? यस सर। सर फोकस के लिए फॉर्मूला सेम आएगा ना हर बार? हाँ, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, मिरर फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, चाहे वर्चुअल हो चाहे रियल हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, उसमें तो कोई चेंजेस और देखने को। ये ए सी अपॉन ए डैश सी और ए पी अपॉन ए डैश सी ये सेम रहेगा हर केस हाँ, में? मैंने बोला है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सेम ही मिलने हैं, आपके ये रेशो भी सेम आने हैं, तो यहाँ तक जो इक्वेशन आएगी वो तो सेम आएगी, जो चेंजेस मिलेंगे वो इसके बाद मिलेंगे। वो नीचे से वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें? हाँ, वो निकालनी पड़ेगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ओके सर। और किसी को डाउट हो डायग्राम को लेकर या डेरिवेशन को लेकर? ठीक है, तो ये आपका हो गया कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज डायग्राम एंड डेरिवेशन। ठीक है, किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर ले। ठीक है, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब एक होमवर्क में लिख लो, क्योंकि मैंने बोला कि सारी डेरिवेशन सेम ही है, डायग्राम आपने करी हुई है तो प्रैक्टिस होंगी, और अगर डाउट है तो आप बताएंगे। तो अब आपका आज का होमवर्क, पहला होमवर्क ये है कि सेम डेरिवेशन यानी कि मिरर फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन फॉर द
कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो सिर्फ वर्चुअल इमेज के लिए आपका डेरिवेशन होगा। तो डायग्राम, पहला होमवर्क, डायग्राम वर्चुअल इमेज इन बाय कॉन्वेक्स मिरर प्लस डेरिवेशन फॉर मिरर फॉर्मूला, ये आज का होमवर्क हो गया जो आप अपलोड करेंगे। ठीक है, अगेन डेली असाइनमेंट। तो आज का होमवर्क कंप्लीट, मतलब पहला होमवर्क आपको मिल चुका है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है, समझ में आ गया है तो भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। होमवर्क लिख लो, ये लिख लो, देन आ जाओ लिनियर मैग्निफिकेशन। कम टू द पॉइंट, लिनियर मैग्निफिकेशन। होमवर्क है वर्चुअल इमेज डायग्राम, डायग्राम ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड डेरिवेशन फॉर मिरर फॉर्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये दो हैं, मतलब डायग्राम बना के उसका डेरिवेशन करना है जिस तरीके से ये किया है। नेक्स्ट टॉपिक, लिनियर मैग्निफिकेशन। लिनियर मैग्निफिकेशन, तो लिनियर मैग्निफिकेशन है of a spherical mirror. Linear magnification of a spherical mirror is the ratio of the image formed by the mirror to the size of the object. Linear magnification of a spherical mirror is the ratio of the size of image formed by mirror to the size of object. To the size of object. लिनियर मैग्निफिकेशन m से डिनोट किया जाता है, रेशो होता है h2/h1 का, रेशो होता है h2/h1 का, और इससे आप देख सकते हैं कि h2/h1 है, ये फॉर्मूला है। दूसरा, अगर आप देखें h2/h1 जो होता है वो आपका क्या होता है, जो अभी हमने डेरिवेशन करी है उस डेरिवेशन में अगर देखो, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, अगर रियल के लिए देखते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपका रियल है तो क्या होगा, वर्चुअल है तो क्या होगा, ये इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, बट फॉर रियल का अगर देखें तो -h2 होता है, या फिर मैं सिंपल बोलूं तो a'/b' अपॉन में ab, ये रेशो है जो कि किसके बराबर आता है, a'(p) अपॉन में ap। तो अगर आप a'/b' देखो तो ये क्या है, हाइट है, और अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, डिस्टेंस है। तो इसका मतलब जो -h2/h1 है वो किसके बराबर आ गया, -v/-u। तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, v/u, यानी h2/h1 जो होगा वो क्या होगा, -v/u के बराबर। दैट मीन्स सिंपल वे में, अगर सिंपल वे में समझें, जो कि आपने 10th में पढ़ा है कि जो h2/h1 है वो -v/u के भी बराबर हो सकता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है, m = h2/h1, m = -v/u, h2/h1 = -v/u, ये फॉर्मूला आपका बन सकता है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं लिनियर मैग्निफिकेशन के लिए। रियल इमेज होगी, तो अगर रियल इमेज है तो m इज नेगेटिव, या इस तरीके से लिखो, पहला पॉइंट, अगर m नेगेटिव है दैट मीन्स कौन सी इमेज है, रियल इमेज। m2 या m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल।
ठीक है, वर्चुअल इमेज है। एम अगर ग्रेटर देन 1 है, एम क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज। अगर एम लेस देन 1 है, डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि छोटी इमेज है। और अगर m इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स सेम साइज के हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो माइनस पॉजिटिव है, क्योंकि m सिर्फ H2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि m नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो H2 है, यानी कि इमेज की जो हाइट है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। अगर सीधी है तो पॉजिटिव होगी, उल्टी है तो नेगेटिव होगी। तो जो m का साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, वो सिर्फ H2 डिसाइड करेगा, ना कि V और U। V और U के साइन पे डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। अगर V बाई U से आपको दिखे कि V नेगेटिव है, U पॉजिटिव है, तो V बाई U जो आंसर आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, दैट डजंट मीन कि M नेगेटिव ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि V और U पे डिपेंड नहीं करता है, H2 पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि V और U जो है वो लेंस के लिए जाके चेंज हो जाता है, जबकि H2 बाई H1 लेंस के लिए सेम ही रहता है। रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट H2 और H1 के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, जबकि V और U के लिए कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है जब हम लेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो मैग्निफिकेशन है वो सिर्फ H2 पे डिपेंड करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? किसी को डाउट? तो डेफिनेशन रिपीट कर दो एक बार। linear magnification of spherical mirror, linear magnification of spherical mirror is the ratio of the size of image formed by the mirror to the size of object, to the size of object। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं। इसके बेस पे अब कुछ फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, इसी के बेस पे मिरर फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट, मतलब जैसे कि कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस वी बाई यू। यहाँ पे अगर फ्रॉम लेंस मिरर फॉर्मूला देखें तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी होता है, मल्टीप्लाई बाय यू। बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई बाय यू कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा और ये u बाय वी हो जाएगा। तो u बाय वी अगर आप निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, u बाय एफ माइनस 1 हो जाएगा। और u बाय वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस एफ अपॉन में f हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो v बाय यू जो है वो क्या मिल जाएगा, f बाय यू माइनस एफ। एज m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू है, u बाई वी बाई यू की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो माइनस एफ अपॉन में u माइनस एफ। माइनस को इंक्लूड कर दो, ऊपर या नीचे किसी में भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या बन सकता है, f अपॉन में f माइनस यू। तो एक फॉर्मूला ऐसे बन गया। दूसरा फॉर्मूला आप, ये वाला मैं रब कर दे रहा हूँ पार्ट, या फिर एक बार जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से नोट ही कर लें क्योंकि नोट्स बन रहे हैं आप लोगों के, तो फटाफट इसको नोट कर लें।
ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा फॉर्मूला जो बन सकता है, दूसरा फॉर्मूला जो बन सकता है वो क्या बन सकता है, m इज इक्वल टू, अगेन अगर आप देखो तो फ्रॉम 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। अब v से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, 1 बाय एफ इज इक्वल टू वी बाय यू प्लस 1 हो जाएगा। तो v बाई यू की अगर वैल्यू निकालो तो v अपॉन में f माइनस 1 इज इक्वल टू वी बाई यू। m इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस एफ अपॉन में f, और माइनस इंक्लूड करोगे तो इसको लिख सकते हो f माइनस वी, f माइनस वी अपॉन में f, ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं प्रैक्टिस। रचित दिव्यांशु, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई है 12th की आज से, और मे बी शायद फर्स्ट चैप्टर होगा, 6 बजे टाइमिंग है। अगर आप लोगों को आना हो तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है। स्क्रीनशॉट लेना है। क्या हुआ कशिश? कुछ नहीं सर, साइड होने के लिए बता रहे थे। ठीक है, हो गया। ओके ओके, तो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, an object is placed first 10 centimeter, second 5 centimeter in front of concave mirror of radius of curvature 15 centimeter। ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे रखा है और दूसरा केस दे रखा है जिसमें 5 सेंटीमीटर पे रखा है, तो कॉन्केव मिरर के सामने, तो और रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। दोनों ही केस में पोजीशन निकालना है, यानी कि v की वैल्यू निकालनी है, नेचर मतलब कि आपको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है, और m की वैल्यू निकालनी है कि m कितना होगा। तो सिंपल है, करे हुए क्वेश्चन है, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पे है। तो दो केस हैं, तो पहले क्वेश्चन में हम ले लेते हैं जिसमें u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर है। u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। और सेकंड केस जो दे रखा है वो दे रखा है u इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। दो केस आपको दे रखे हैं, दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि माइनस 15 सेंटीमीटर। ये चीज आपको देखना होगा। ठीक है, दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर है तो सबसे पहली बात फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 15/2 माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिल गया। पोजीशन निकालनी है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/f यानी माइनस 7.5 या 15/2 भी रख सकते हो। तो अगर मैं 15/2 रखता हूँ
इजी करने के लिए कैलकुलेशन। तो ये हो गया माइनस 1/u यानी कि 1/-10, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, यानी 1/10 इज इक्वल टू -2/15, तो ये हो जाएगा 15 -20 अपॉन में 150। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, -5 अपॉन में -5/15। तो 5 3 जा यानी कि 30, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30 यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब इमेज किस साइड बनी है, लेफ्ट साइड बनी है। और मिरर की अगर लेफ्ट साइड बनेगी तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन भी बोला है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, या तो h2/h1 हो या v/u। तो यहाँ पे v/u है, h2 और h1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो -v/u माइनस, तो क्या रखोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, -30 अपॉन में -10। तो माइनस से माइनस गया और ये इससे गया, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -3। क्लियर है। इसी सेम तरीके से आपको ये वाला पोर्शन भी करना है। तो ये जल्दी से करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका, 5 वाले का। सर दूसरे वाले का वी आएगा 15 सेंटीमीटर, प्लस का। वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम्म यस सर, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, हम्म लीनियर मैग्निफिकेशन होगा 3। ठीक है, बाकी बताएं आ रहा है नहीं आ रहा है। आया बाकी का, कशिश, रचित, सोनिया, कर रहा हूँ। निशु हुआ, यस सर, हो गया। आ गया आंसर। ओके। यस सर। तो V15 आना चाहिए और M3 आना चाहिए। बस आप मेरे को ये बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है सिमिलरली। अब ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये समझने वाला क्वेश्चन है। चलो पहले ये एक साइज वाला करवा देते हैं, फिर वो करवाते हैं। ये भी अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार, यानी कि एक पार्किंग कार में, पार्क लॉट में कार पार्क्ड है, उसमें आप बैठे हुए हैं। यू ग्लैंस इन द रियर व्यू मिरर, यानी आप रियर व्यू मिरर में देखते हैं जिसका रेडियस 2 मीटर है। एंड नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग, यानी कि कोई जॉगिंग है, जॉगर है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, चलता हुआ या जॉगिंग करता हुआ आ रहा है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो जॉगर है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर जॉगिंग कर रहा है और आपकी तरफ आ रहा है, तो हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जॉगर मूविंग व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर अवे। अगर इतनी इतनी दूरी पे है तो आपको इमेज किस स्पीड से आपको दिखेगी आगे आते हुए। समझ में आई बात? पार्किंग लॉट में बैठे हो, कार के अंदर, रियर व्यू मिरर में देखते हो, पीछे से कोई जॉगर आ रहा है जिसको आप शीशे में देख रहे हैं, जॉगर की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और उसकी पोजीशन दे दी है, और उस पोजीशन के हिसाब से अगर बता लो कि अगर आपने उस पॉइंट पर उसको देखा है तो आप जो उस जॉगर की इमेज है वो किस स्पीड से मूव कर रही होगी वो बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही वैसे है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस स्पीड टाइम का खेल है, करना वही है। देखो रेयर व्यू में कह दिया तो सबसे पहली चीज हम ले लेते हैं कि 39 मीटर है। अगर 39 मीटर पे है तो इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या है आपके लिए, -39 मीटर। दूसरा जो कॉनकेव मिरर की वो बात कर रहा है, या जो पार्क रेयर व्यू मिरर की बात जो बात कर रहा है, रेयर व्यू मिरर जो होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये बताइए। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। रेयर व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो इसमें रेडियस ऑफ मिरर जो दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है, यानी आर की वैल्यू 2 मीटर दे रखा है। अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका रेडियस भी पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। इसके लिए हमने रेडियस क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया है। और अगर आर रेडियस 2 मीटर है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। ये बात क्लियर होगी, इतनी बात तो क्लियर है। अब अगर एक बात बताइए कि अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 39 मीटर पे, तो हम निकाल लेते हैं कि पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या बनेगी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और 1/v की जो बात होगी, क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, रिकनेक्ट कर लीजिए। तो v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो f कितना है 1, माइनस 1/u, u कितना है -39। तो -39 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 39 प्लस 1/39। ये क्या आ रहा है 1/v, 1/v दैट इज 40/39। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू हो गया 39/40 मीटर, ठीक है। ये क्या है आपका, v की वैल्यू आई है 39/40 मीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट इमेज आई है, ये जब आई है जब ऑब्जेक्ट किस पे है, 39 मीटर पे। अब जो जॉगर है, जो जॉगर है उसकी जो स्पीड है वो दी हुई है आपको 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, कोई बताए इसका मतलब क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? सर 1 सेकंड में 5 मीटर। 1 सेकेंड में वो 5 मीटर आगे आ जा रहा है, इसका मतलब यही है। और अगर हमें स्पीड बतानी तो हमें बस इतना ही देखना है कि 1 सेकेंड में इमेज कितना आगे आ जा रही है, मतलब तो यही हुआ ना। अगर इसको स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है तो जस्ट आपको यही तो देखना है कि 1 सेकेंड में कितनी मीटर वो आगे आ जा रहा है, तो आप बोल दोगे कि इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट अभी 39 मीटर पे है और स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड पे है, तो वो आगे आ जाएगा 5, यानी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा 5 मीटर आगे आ जाएगा।
तो अगर 5 मीटर आ जाएगा तो डिस्टेंस कितना बचा उसके बीच में, डिस्टेंस कितना बचा 34, डिस्टेंस कितना बचा 34, यही बचा ना। तो नया डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 1 सेकेंड with speed of 5 meter per second, the object will be at u is equal to minus 34 मीटर। यही तो मतलब हुआ, माइनस 34 मीटर। अगेन क्या कीजिए, अगेन आप क्या कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना। क्या कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब डिस्टेंस अगर निकालोगे तो अगेन वही बात है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जरिए छोड़ोगे 39 से एक ज्यादा आ रहा था 40/39, सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको v डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी 35 अपॉन में 34 नहीं 34 अपॉन में 35, ठीक है। ये इमेज बन जाएगी। अब आप देखो v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। तो v डैश यानी कि इसी फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के बेस पे आपका v का आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 34/35। यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ पे थी, 1 सेकेंड बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ है, यहाँ पे है। तो यानी कि इन 1 सेकेंड में इमेज यहाँ से यहाँ आई है, 1 सेकेंड में इमेज यहाँ से यहाँ आई है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो तो वो आ जाएगा आपका स्पीड। क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ इमेज। यानी कि ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो आप 39/40 में से 34/35 को माइनस कर दो, ठीक है, आप माइनस कर दो 39/40 माइनस 34 अपॉन में 35। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा 1/280 मीटर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 1/280 मीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में इमेज ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकेंड में इमेज ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स स्पीड क्या हो गई, या डिस्टेंस चेंज इन पोजीशन कह दो इसको, चेंज इन पोजीशन इन 1 सेकेंड। तो क्या कह रहे हो, v डैश कैसे आया, v डैश इस तरीके से आया 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1 प्लस 1/u डैश। ये फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि नया डिस्टेंस हो गया है, यहाँ पोजीशन आ गई है इमेज की। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको निशु? हाँ सर। ये समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो u ये वैल्यू है, इस फॉर्मूले के बेस पे v डैश की वैल्यू निकाल लिया इस फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। यस सर। और फिर चेंज निकाल लिया तो वो आया 1/280 मीटर। तो स्पीड क्या आ गई, क्योंकि ये 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है तो स्पीड क्या आ गई 1/280 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो चल रही है इमेज की वो कितनी है 1/280 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये बताइए। हमने क्या किया है, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी 39 मीटर, तो रेडियस दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ निकाल लिया। तो 39 पे जब जॉगर था तो उस टाइम पे इमेज की पोजीशन निकाल दी, ठीक है, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। फिर हमने देखा कि जो जॉगर की स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चल रहा है। तो अगर वो पहले 39 पे था तो 1 सेकेंड बाद वो 5 मीटर आगे आ जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ पोजीशन क्या हो जाएगी 34 मीटर। तो हमने 39 मीटर पे इमेज निकाल लिया, 34 मीटर पे इमेज निकाल लेंगे। तो अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी तो इधर आ रही होगी, तो 1 सेकेंड में जितना ये इधर गया है उतना ही 1 सेकेंड में इमेज भी इस साइड आएगी। तो कितना आएगी वो निकालना है। तो हमने 39 पे तो निकाल चुके हैं, 34 पे निकालना है। तो 34 पे रख के हमने निकाला तो कितना आया 34/35।
अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का इमेज निकाल लेंगे, इमेज का डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस निकाला तो हमने देखा कि इतना डिस्टेंस वो आगे आई है, इमेज मूव करी है। तो और ये कितने सेकंड में मूव करी है? 1 सेकंड में। तो हम बोल देंगे कि इतना मीटर पर सेकंड मूव करी है। तो 1/280 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। समझ में आया सभी को? यस सर। जो बोल नहीं पा रहे हैं वो चैट में लिख दें। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे तो। यस सर। अब इसमें एक ही पार्ट किया है हमने 39 मीटर वाला। इसमें 3 और पार्ट हैं, एक है 29 मीटर, एक है 19 मीटर, एक है 9 मीटर। ये 4 केस है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पोजीशन लिख लीजिए, बी पार्ट लिख लीजिए 29 मीटर, सी पार्ट 19 मीटर और डी पार्ट 9 मीटर अवे। ए पार्ट 39 मीटर, बी पार्ट 29 मीटर, सी पार्ट 19 मीटर और डी पार्ट 9 मीटर अवे। ठीक है, तो सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कशिश समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ए 5 सेंटीमीटर long needle is placed 10 centimeter. A 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter. यानी कि given values लिख लो बस। A 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter. Find the position, nature and size of the image. Find position, nature and size of the image of the needle. बताइए पोजीशन, नेचर और साइज, यानी कि V, नेचर और H2 की वैल्यू। सर V 8 सेंटीमीटर, H2 होगा 4 सेंटीमीटर और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। वर्चुअल और डायरेक्ट होगी। ओके, बाकी यही आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है? सर यही आंसर आ रहा है। कशिश रचित, डेली असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहे आपके, क्या सीन है? सर स्टार्ट कर दिया, अब करना। ओके, तो सबका सेम आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आज। When the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter,
when the distance of an object from a concave mirror is decreased from 15 centimeter to 9 centimeter। क्या कह रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया है, मतलब कि पहले डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था कॉन्केव मिरर से, अब 9 सेंटीमीटर है, यानी कि v और v डैश दे दिया या v1 और v2 दे दिया। द इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, द इमेज गेट्स मैग्नीफाइड 3 टाइम्स देन दैट इन फर्स्ट केस। ठीक है, तो जो मैग्नीफाइड है वो इमेज कितनी हो गई, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गई है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ निकालना है। सर v क्या है? v नहीं है, मैग्नीफाइड बोला है। ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर इज डिक्रीज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर, यानी पहले 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट था, फिर 9 सेंटीमीटर पे रखा गया है। ठीक है, यानी 2 केस हो गए। और बोल रहा है कि जो इसकी वजह से जो इमेज है वो इमेज मैग्नीफाइड हो गई, मतलब कि 15 सेंटीमीटर पे जो इमेज बन रही थी, 15 सेंटीमीटर की वजह से जो इमेज बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर पे रखा तो जो इमेज बनी, उन दोनों में इमेज का मैग्निफिकेशन हो गया। और कितना मैग्निफिकेशन हो गया है, 3 टाइम्स हो गया। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ निकालना है मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपको इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज गिवन है, दैट इज वैल्यू ऑफ u एंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू दे रखी है। तो आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं जिसमें मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ और u का रिलेशन के बेस पे फॉर्मूला हमने ड्राइव करके अभी निकाला था। उस फॉर्मूले का आप डायरेक्ट यूज यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा जा सकता है। जो फॉर्मूला निकाला था अभी मैग्निफिकेशन के, 2 अलग से और फॉर्मूले निकाले थे डेराइव करके। हो रहा है किसी का या मैं करवाऊं? सर -6 आ रहा है। -6, वेरी गुड। बाकी बताइए। सर -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर। देखिए जिनका नहीं हुआ है वो देख लीजिए। फोकल लेंथ निकालना है और आपको m और u के बारे में ही पता है। तो m और u के बारे में जो रिलेशन हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, m इज इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है जिसमें फोकल लेंथ u और m का वैल्यू आता है। अब 2 केस हैं। पहला केस जिसमें u इज इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर होगा क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। और मैग्निफिकेशन जो है वो 3 टाइम्स हो गई है। मैग्निफिकेशन क्या हुई है, 3 टाइम्स हो गई है। तो इसमें अगर m का फॉर्मूला मैं निकालता हूँ तो मैं f निकालना है, तो आप देखेंगे तो f अपॉन में f प्लस 15 हो जाएगा, है ना। और इसी तरीके से अगर जो सेकंड केस देखें जिसमें u की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, -9 सेंटीमीटर, -9 सेंटीमीटर। और इसमें अगर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो f अपॉन में f
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 9 सेंटीमीटर। और जो इस केस में इमेज जो बन गई है वो पहले की कितनी होगी है, 3 टाइम्स हो गई है, यानी ये हो गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। उसने ये बोला था मैग्नीफाइड 3 टाइम्स नहीं हुआ है, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गई है, तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गया है। तो अगर इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर डिवाइड करें तो जैसे कि m डैश अपॉन में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन में f प्लस 9 इंटू में f प्लस 15 अपॉन में f, और m डैश बाय m की वैल्यू कितनी है 3, f से f कैंसिल हो गया तो f प्लस 15 अपॉन में f प्लस 9। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3f प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू f प्लस 15। f माइनस करोगे तो 2f, वो उधर माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 15 माइनस 27 कितना गया, 5 और 7 12, ठीक है, माइनस का, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको करना। आई होप सभी को समझ में आया। किसी को कोई डाउट समझ में आया तो एक बार यस सर या डन सर बोल दें या लिख दें। निशु, चंचल, चंचल आ रहा है समझ यस में? सर। इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं ना जो पहले यूज किया था? हाँ, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फिर आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, m इज इक्वल टू वी बाई यू f और f बाय 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, इनसे भी यूज करा जा सकता है, फिर दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। हाँ, उससे बड़ा हो जा रहा है। हाँ, उससे बड़ा हो जा रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। और किसी को, दिव्यांशु क्लियर है? दिव्यांशु, कभी रिप्लाई नहीं करता। चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। एक होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से वर्चुअल इमेज मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन एंड डायग्राम अपलोड करना है आप लोगों को। और होमवर्क में 1-2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9.1, 9.2, बाकी तो अभी किया नहीं है कुछ ऐसा। ये 2 क्वेश्चन करने हैं, 9.1 और 9.2। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन। ये होमवर्क आप लोग अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।